हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आनंद मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो कि बचपन से मेरे साथ रहा है और आज भी जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसके बावजूद हम मिलते रहते हैं अक्सर। मेरी तरह ही आनंद भी पैरानॉर्मल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है और ऐसी ही एक घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है और उस घटना के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, जिस घटना में मुरूद जाते वक्त हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। आनंद और मैं दोनों ही पेशे से इंजीनियर्स हैं और हम काम में इतना बिजी रहते हैं कि हमें मिलने का चांस बहुत कम मिलता है। इसीलिए हम रेगुलर टच में रहते हैं फ़ोन या फिर ईमेल्स के ज़रिए। ये घटना कुछ साल पहले की है, उस समय की जब हम मुंबई में थे। दरअसल उस टाइम पर हमें कुछ छुट्टियां मिली थी। ये लगभग 6 दिन की छुट्टियां थी जिनमें हमने सोचा कि क्यों ना कुछ करा जाए। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने छुट्टी नहीं ली थी, तो अब जब छुट्टी मिली थी तो मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कहीं पर घूमने चले आएँ। मैंने फ़ौरन ही आनंद को कॉल करा ये पूछने के लिए कि क्या वो भी साथ में अपनी वाइफ के साथ चलेगा। आनंद और उसकी वाइफ जो ज्योति थी, दोनों ने ही वहाँ चलने के लिए तुरंत ही प्लान बना लिया और वो लोग भी तुरंत ही तैयार हो गए। तो हमने मुरूद की साइड घूमने का प्लान बनाया, जो कि मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। मुरूद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगह है और वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह अक्सर आते रहते हैं और अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर होती है। वहाँ पर काफ़ी सारी देखने लायक चीज़ें हैं, जिनमें से एक है वो किला जो कि समुद्र के बीचों बीच है। ये एक ऐसा किला है जिसके बारे में बोला जाता है कि कभी भी इसे कोई जीत नहीं सका। मुरूद से लगभग 7 किलोमीटर पहले कशीद पड़ता है और अगर आपको मुरूद जाना है तो आपको कशीद से होते हुए जाना होगा। और जो हाईवे कशीद के पास से निकलता है, वहीं पर हमारे साथ वो पिछली घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हालांकि ये पूरा इंसिडेंट हमारे माइंड में अब भी था, बट हमने अपने प्लान को चेंज नहीं करा। हम लोग सुबह सुबह 7 बजे मुरूद के लिए निकल पड़े। मौसम साफ था और हम अपने रिजॉर्ट में सुबह 10 बजे तक पहुंच चुके थे। आनंद और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अपने पिछली घटना के बारे में हम अपनी वाइफ्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बात से वो लोग डर सकती थी और हमारा पूरा प्लान बेकार हो सकता था। इसीलिए हमने चुपचाप रिजॉर्ट में चेक इन करा और वो जगह सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। बीच के पास एक छोटी सी पहाड़ी के पास था रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू दे रहा था। पीछे जंगल और सामने समुद्र, काफ़ी मस्त नज़ारा था ये। हम जल्दी बीच की तरफ चले गए और वहाँ पर हमने स्विमिंग करने में और इधर खेलने में काफ़ी टाइम वेस्ट करा। इसके बाद दोपहर बाद हम लोग वापस आ गए और हमने लंच करा और उसके बाद हमने आराम करने का सोचा। फिर उसके बाद हम शाम को जंजीरा फोर्ट देखने के लिए चले गए, जिसे देखने के लिए हम पहले से काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। घूमने फिरने में रात के 8 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। इसी वजह से हम फिर वापस आ गए और डिनर वगैरह करने लगे। साथ में डिनर करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने रूम्स में जाने का फैसला करा, बट तभी आनंद ने कहा कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए कुछ गेम्स खेले। मैं थका हुआ था, बट आनंद के बोलने पर मैंने भी उसकी बात मान ली। मेरी वाइफ और ज्योति को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए हम लोग आनंद के रूम में चले गए। अब जैसे ही हम उसके रूम के अंदर गए, तभी पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। चेक इन के बाद से मैं पहली बार उस रूम में गया था। मैंने आनंद को बताया कि यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, बट उसने इस बात को मेरा वहम कहकर टलवा दिया। उसने कहा कि हो सकता है कि बाहर समुद्र है, इस वजह से ठंडी हवाएं यहाँ पर आ रही हों। अगले लगभग 2 घंटे तक हमने कार्ड्स खेले और रात में 12 बजे के आसपास हमने सोचा कि अब हमें सोने जाना चाहिए। बट हम में से किसी को नहीं पता था कि ये हमारे साथ होने वाले इंसिडेंट्स की बस शुरुआत थी।
पूरे दिन घूमने की वजह से मैं और मेरी वाइफ तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए रूम पर पहुंचने के साथ ही हम दोनों ही सो गए। और तब लगभग अच्छी खासी नींद लेने के बाद लगभग रात के 1:30 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर एक नॉक की आवाज़ आई। मैं उठा और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान था, क्योंकि बाहर आनंद खड़ा था। देखने में थोड़ा परेशान लग रहा था और उसने मुझे बताया कि जब से हम गए तब से ज्योति की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी और उसे ठंड लगने लगी थी। आनंद को ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पर गर्मी लग रही थी और ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। मैंने अपनी वाइफ को ये बात बताई, जो कि एक डॉक्टर थी, और उसके बाद हम दोनों ही आनंद के रूम में चलने लगे। जैसे ही इस बार भी हम उसके रूम में गए, मुझे एक बार फिर से अजीब सी फीलिंग आने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। ज्योति, जिसके आसपास हमने 2 रजाई लपेट रखी थी, उसे फिर भी ठंड लग रही थी और अब उसके दांत तक कांप रहे थे। जब मेरी वाइफ ने उसका चेकअप करा तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि भले ही उसे ठंड लग रही है और उसे फीवर जैसा फील हो रहा है, बट उसका पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ा है। मेरी वाइफ ने फिर भी उसके डर को थोड़ा दूर करा अपनी बातों से और उसके बाद उसे थोड़ी दवाई दी और उसके बाद उसे रेस्ट करने के लिए बोला। आनंद को इस कंडीशन में हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए हम उसी के रूम में रुकने का डिसाइड करते हैं और शायद ये हम लोगों का बेस्ट डिसीजन था। आनंद ज्योति के पास बेड पर था। हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। सुबह के लगभग 3 बजे थे और तब मेरी वाइफ को अब धीरे धीरे नींद आने लगी थी। वो जल्दी सो गई और उसके बाद मुझे भी नींद बस लगने ही वाली थी कि तब कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद ज़्यादा अजीब और क्रीपी था। ज्योति एकदम से उठी और बेड पर ऐसे बैठ गई कि मानो वो कोई मशीन हो। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मैंने पहले कभी ना देखी। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। आनंद, जो कि जैसे उसके साइड में बैठा था, वो उसे लिटाने की कोशिश करता है, बट उसने अपने आप को आनंद से अलग कर दिया और उसे एक धक्का दिया। उसने बेड पर बैठे बैठे आनंद को एक हाथ से इतना जोर का धक्का दे दिया कि वो सीधा बेड से नीचे गिरते हुए दीवार से टकरा गया, जो कि बेड से लगभग 4 फीट की दूरी पर थी। अब आप सोच रहे हो कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आपको बता दूं कि आनंद की हाइट लगभग 6 फुट 3 इंच है और उसका वेट अप्रोक्स 90 केजीज है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज्योति को किस तरह की ताकत चाहिए होगी ऐसा करने के लिए। तभी एकदम से ज्योति का मुंह खुला और वो चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, जाना है। इस पॉइंट पर उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई थी। हम जानते थे ये आवाज़ ज्योति की बिल्कुल भी नहीं थी। ज्योति अब उठी और बिल्कुल किसी मशीन की तरह धीरे धीरे चलते हुए बालकनी की तरफ जाने लगी। हमें पता था हमें उसे रोकना होगा, बट हम डर भी रहे थे। बट उस टाइम पर मेरी वाइफ और आनंद ने जितनी हिम्मत दिखाई, उसी के बदौलत हम उसे बचा पाए। मैं और आनंद उसे पकड़ने के लिए उसके पास गए और तब ज्योति बाहर गई हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाने के लिए। उसके बाद स्टाफ के कुछ मेंबर्स वहाँ पर आए और हम लोगों ने अब ज्योति को अपने रूम में ले जाने का डिसाइड करा। आप मानेंगे नहीं, ज्योति को उठाने के लिए मेरे जैसे 5 लोगों की ज़रूरत पड़ी और इस पूरे टाइम पर ज्योति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, जाना है। जब उसे हमारे रूम में ले जाकर हमने बेड पर लेटाया तब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अब उसने हाथ पैर चलाना बंद करा और धीरे धीरे वो सो गई। हम लोग इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और हम सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या था। मे बी क्योंकि सुबह हो रही थी या फिर हम ज्योति को अपने रूम में ले आए थे। इनमें से किसी वजह से वो जो भी आत्मा थी या जो कुछ भी था, उस चीज़ ने ज्योति को छोड़ दिया था। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम अगली सुबह ही चेकआउट कर लेंगे। हम लोग बड़े थके हुए थे, बट ज्योति को देखकर हम हैरान थे क्योंकि वो अगली सुबह बिल्कुल ठीक थी और उसे बीती रात का कुछ भी याद नहीं था। और वो इस बात से और ज़्यादा हैरान थी कि वो हमारे रूम में सोई थी। आनंद ने उसे समझाया कि वो सारी बातों से बाद में बता देगा और उसके बाद हम लोग उस होटल से निकलने लगे। अब आनंद जब होटल के बिल्स दे रहा था उस टाइम पर मुझे एक होटल के स्टाफ वाले ने अपने साथ बुलाया। उसने मुझसे पहले तो कहा कि आप किसी को इस बारे में नहीं बताओगे कि ये बात मैंने आपको बताई है। मैंने कहा ठीक है। तब उसने बताया कि यहाँ पर कई महीनों पहले एक घटना हुई थी। उसके बाद उस टाइम पर एक कपल ने यहाँ पर चेक इन करा था
उनकी रात के समय काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और उसके बाद वो जो आदमी था वो उस लेडी को वहीं रूम में छोड़कर कहीं बाहर चला गया। कुछ घंटों के बाद वो जो लेडी थी उसने अपने आप को मार डाला। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आई और इंक्वायरीज करी गई, बट पुलिस उस आदमी को ढूंढने में नाकामयाब रही। केस को बंद कर दिया गया और उसके बाद से जब भी वहाँ पर सफाई वगैरह होती तो स्टाफ वालों को कुछ अजीब सा ही फील होता और छोटी मोटी घटनाएं तभी से शुरू हो गई थी। जब ये बात हमें पता चली तो हम लोग जब निकल ही रहे थे उस टाइम पर मैं मैनेजर के पास गया और मैंने उससे कहा कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हुई हैं, अगर आप इस जगह का एक बार शुद्धिकरण वगैरह या फिर ऐसा कुछ करवा लो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम वहाँ से आ गए और पता नहीं उन्होंने वहाँ पर कुछ करवाया है या नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद से हम कभी भी वापस वहाँ पर नहीं गए। आनंद ने जब बाद में इन सारी घटनाओं के बारे में ज्योति को बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और उसे काफ़ी समय तक तो यकीन भी नहीं हुआ था। और मैं तो इस बात को सोचकर हैरान होता हूँ कि अगर आनंद और हम लोगों ने इस चीज़ को उस दिन अच्छे से हैंडल नहीं करा होता तो न जाने उस दिन आखिर क्या हो गया होता। भूत प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी ये बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देता है। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाएं, नहीं तो अधिकतर सोखाव पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी याद दिला देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए और ना ही वो प्रेत किसी देवी देवता से डरता था। क्या वो प्रेत ही था या फिर कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई थी जब हमने पहली बार इसके बारे में सुना था। दरअसल लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सारे सोखाव पंडितों को घिसरा घिसरा कर मारा और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी और देवता की भी इतनी खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वो सोखा हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या फिर पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि ये कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। इस रहस्यमय प्रेत के पहचान मैं कौन पर से पर्दा उठेगा और यह पर्दा शायद वो प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता था। यह कहानी हमारे गांव ज्वार की नहीं है, ये कहानी है हमारे जिले से सटे कुशीनगर जिले के गांव की। ये गांव पडोना के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी जब मेरे जिले की नहीं है तो मैं कैसे सुना रहा हूँ। इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है और इस कहानी को मैं अच्छी तरह से बयां कर सकता हूँ। इसी वजह से भूत प्रेतों की तरह इस कहानी को रहस्यमय ना बनाते हुए मैं अब कहानी पर ही आता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। ये कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े जाने माने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर आना जाना हो जाता था। ये ठेका लेकर सड़क आदि बनवाने का काम किया करते थे। इनके घर के सभी लोग भी बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन प्रकृति के आदमी थे। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की थी और एक कुशल गृहिणी होने के साथ ही बहुत ही धर्मनिष्ठ थी। एक बार की बात है, पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्ति ने बताया कि पता नहीं क्यों बट कल से ही पंडित जी कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लो, हम फिर खा लेंगे। और उसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले ही खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसे नहीं, किसी जानवर या फिर राक्षस की तरह खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डरकर वहां से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहां पहुंचे और इनको किसी तरह सुलाए। सुबह होते ही इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद
वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति, इनका छोटा भाई, चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तक तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम की नीचे झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उन्हीं के अंदर आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज़ सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके भाई ने बहुत ही मान मनोबल की, तब जाकर पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपने कोठरी में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सर अपने मुंह में लिए ऐसे लग रहे थे जैसे चबा ही जाएंगे। इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चों को छोड़ने की विनती करने लगी। अचानक पंडित जी बच्चे का सर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की चैन और नींद हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ साथ कई सारे डॉक्टरों के संपर्क में भी गए। यहाँ तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, पर डॉक्टर्स की कोई भी दवा काम में नहीं आई। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी कोई ना कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डालते रहते। डॉक्टर से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी की हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हाँ, पर सबके समझ में एक बात आ गई थी, और वो ये कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था, तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी कि तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छे हो जाएं इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठाकर मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े, कितना भी पूजा पाठ कर लो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे यहां से भेजने के बाद ही। पंडित जी की बात सुनकर उनकी पत्नी सहमी तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप आगे हो कौन और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस पर उन्होंने बोला कि मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता, और उसने क्या बिगाड़ा है मेरा मैं ये भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वाले ने उस ज्वार में जितने सोखा पंडित हैं उन सब से संपर्क करना शुरू करा। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़ फूक किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास गए। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात करी तो पंडित जी का चेहरा तमतमा गया और वो वहीं उस सोखा को कपड़े की तरह पटक पटक कर मारने लगे। सोखा की सारी शेखी रफू चक्कर हो गई और वो गिड़गिड़ाने लगा था। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव करा और सोखा बच गया। पंडित जी द्वारा सोखा के पिटाई की खबर आग की तरह पूरे ज्वार क्या कई जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी माँ के स्थान पर पहुंचा गया और देवी माँ जिस महिला के ऊपर वास करती थी उस महिला ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसे दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह में नहीं लगना चाहेंगी। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोले कि जो देवी मेरे सामने आने से घबरा रही है वो मुझे भगाएगी क्या। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा कि ये कौन है, ये पहचानना ही मुश्किल है।
आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाइए, हो सकता है यह पंडित जी को छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले उन्हें लेकर कई सारे तीर्थ स्थानों पर लेकर गए, जैसे विंध्याचल, काशी और भी कई जगहों पर वहां पर भी जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थों पर आसानी से जाते रहे और घूमते रहे। अधिकतर जगहों पर घुमाने के बाद भी वो प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा, तो उनके घर वाले प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ करने लगे। उनकी पत्नी हर दिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो हम एक क्या 11 पीपल के पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी खेत में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे। अब वो अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे और पंडित जी वहां पहुंचकर टांगी अपने हाथ में लिए और देखते ही देखते लकड़ी की 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिए। शायद इन सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई महीने लगाते। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है, इस वक्त कहाँ जाएंगे। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ, वो भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा। तू जल्दी से अपने पूरे घर वालों को जगवा दे ताकि जाने से पहले मैं उन सबसे मिल लूं। पंडित जी के इतना कहते ही उनकी बीवी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पंडित जी के पैर पकड़कर रोने लगी। अब तो उनके रोने की आवाज सुनकर घर के लोग भी ऐसे भयभीत हो गए और दौड़ भागकर पंडित जी के कमरे में पहुंचे। अरे ये क्या, पंडित जी के कमरे का माहौल तो एकदम अच्छा था क्योंकि पंडित जी मुस्कुराए जा रहे थे। घर वालों ने उनकी पत्नी को चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो उनकी पत्नी के बोलने से पहले ही पंडित जी स्वयं बोल पड़े कि अब मैं सदा सदा के लिए आपके घर के पंडित जी को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों को कष्ट देने अब मैं वापस नहीं आऊंगा। पंडित जी के इतना कहते ही उनकी पत्नी बोल पड़ी, आप जो भी हो मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे। इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे और बोले, मैं ब्रह्म प्रेत हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। इसने मेरा घर उजाड़ दिया था, इसीलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी, पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद से वे ब्रह्मपेत महाराज जी उस पंडित जी को छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुके हैं। आज पंडित जी और उनका परिवार एकदम खुशहाल और सुख समृद्ध है। पर ब्रह्मपेत महाराज के जाने के बाद भी अगर कुछ बचा है तो उनकी यादें और विशेषकर उन सुखाओं के जहन में जिनका पाला इस ब्रह्मपेत से पड़ा था, जिसके चलते इन सुखाओं ने अपनी सुखागिरी छोड़ दी। एक निवेदन मैं भी करता हूँ, प्रेत बनकर नहीं, आदमी बनकर। एक तो पेड़ को काटे नहीं और अगर मजबूरी में काटना पड़ भी जाए तो एक के बदले 2 लगा दीजिए ताकि मेरा घर बचा रहे और आप लोगों का भी। क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो एक दिन प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और शायद ना तो आप बचेंगे और ना आपका घर। इसी के साथ बोलिए बजरंग बली की जय। बात आज से 40 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दीपावली की छुट्टियों में 3 दिन की और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए गांव जाने को तैयार हो गए। रात को 10 बजे की रोडवेज की बस दिल्ली से पकड़कर उत्तरांचल अपने गांव को रवाना हुए। 5 बजे सुबह हम लोग ऋषिकेश पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी बदली और टिहरी की बस में रवाना हो गए। उस जमाने में परिवहन व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी। आज की अपेक्षा कहीं दूर की यात्रा में दुगने से भी ज्यादा समय लगता था। 2 बजे बस टिहरी पहुंच गई। वहां से हमें गांव के लिए बस पकड़नी थी जो हमें 5 बजे तक गांव के पास उतार देती।
मगर वो बस किसी वजह से लेट हो गई। इंतज़ार करते करते शाम के 5 बज गए। हमें अब यकीन हो गया था कि गांव पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। अब सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी ही हो जाता है। हमने बस पकड़ी। ठीक 7 बजे हम गांव के नज़दीक पहुंचे। आगे का रास्ता पैदल का था और घना जंगल एवं पहाड़ की चढ़ाई और उस पर रात का अंधेरा। अकेला होता तो मैं कभी रात में नहीं चलता। टिहरी में किसी होटल में रुक जाता, मगर हम लोग 2 थे, इसलिए हमने चलने का निश्चय करा। बातचीत करते करते चलते रहेंगे, ये सोचकर हमने अपना सामान उठाया और चल पड़े। मेरे पास एक सूटकेस था, जबकि मेरे दोस्त नीरज के पास सूटकेस और एक थैला भी था। जंगली जानवर का भय अक्सर वहां रहता था। ये सुनने को मिलता था कि लकड़बग्गा आज फलना की बकरी को चपट कर गया, किसी कुत्ते को खा गया, वगैरह वगैरह। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में होता है ना, तो ना याद आने वाली बातें भी याद आ जाती हैं। और उस जमाने में भूत प्रेतों की अधिक मान्यताएं होती थी। लोगों के द्वारा बताई गई आपबीती की घटनाएं इसी समय याद आती हैं। हम कड़ा मन करके चले जा रहे थे कि नीरज बोला, यार प्रकाश, तू डर तो नहीं रहा ना? अरे डरना कैसा, जो डरता है उसी को ये सब दिखता है। मैंने बोला। तू भगवान का नाम ले और चलता रहे। अपने डर को छिपाते हुए मैंने कहा, हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं समझ गया कि वो भी अपना डर छुपा रहा है। भूत के किस्से और घटनाएं बताने वालों में एक ये भी था, मगर इस समय ये बात कहने का कोई समय नहीं था। आदमी कितना ही निडर क्यों ना हो, थोड़े से डर की आशंका उसके मन में अवश्य होती है। हम अपना डर छिपाएं, अपने आप को निडर घोषित करते चले जा रहे थे। अंधेरे सन्नाटे में हमारी पदचाप और बातचीत दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। जरा सी कहीं से आहट होती तो हम चौंक पड़ते और एक दूसरे को देखकर डरपोक बोलते। मेरे मन में आया कि इससे तो अच्छा है कि टिहरी में किसी होटल में ही रुक जाते, सुबह आराम से आते, मगर एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाती। खैर अब आ ही गए तो घर तो पहुंचना ही है। मैंने सुविधा के लिए एक डंडा चाय वाले की दुकान से ले लिया था, शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। बीच बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें हल्की हल्की आती थी, मगर सामने कोई अब तक नहीं आया था। चलते चलते नीरज अचानक रुक गया, ऐसे जैसे बस को ब्रेक लगता है। मैंने पूछा तो नीरज बोला, प्रकाश देख तो, वहाँ कौन बैठा है? कहाँ पर? अरे वो देख, उस दीवार के बड़े पत्थर पर। मैंने देखा तो सचमुच दूर से ऐसा लगा कि कोई बैठा हो। दिन के समय कोई राहगीर चलते चलते थक जाते तो उस जगह बैठ जाते थे। वहां पर एक छोटा पेड़ भी था, जिसकी छांव में बैठकर आने जाने वाले थोड़ी देर आराम करते थे। गांव की स्त्रियां जब दूर जंगल से लकड़ियां या घास लेकर आती थी तो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करती थी। ठीक उसी जगह पर मैंने देखा एक आदमी घुटने में मुंह देकर बैठा था। उसे इस तरह बैठा देखकर एक बार को तो हमारे होश उड़ गए। वो हमसे बस 50 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ी? हम तो जोर जोर से बातें कर रहे थे। नीरज डर के मारे पीछे हो गया। डर से या फिर हिम्मत से मेरे हाथ की पकड़ डंडे पर मजबूत हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आया तो हमारे होश हवा हो गए। तब एक पत्थर उठाकर मैंने हल्के से उसकी तरफ उछाला ताकि पत्थर की आवाज से उसे हमारा आभास हो सके। तब उस आदमी ने जोर से हंसते हुए अपना मुंह ऊपर करा। डर गए क्या? वो बोला, अरे भाई कौन हो तुम? तुमने तो डरा ही दिया था। मैंने अपने आप को संयत करते हुए बोला। नीरज के चेहरे पर पसीना आ गया था। हम नजदीक आए तो देखा वो एक 50-55 साल का दुबला पतला आदमी था। फिर वो खीसे निपोड़ता बोला, डरो मत, देखो मैं तो अकेला हूं, तुम तो 2 हो। तब नीरज अपने डर को छुपाता हुआ बोला, हम डर कहाँ रहे थे, हमने सोचा कोई चोर है। चलो अब साथ ही चलते हैं। वो लाठी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, मैं शिवाली गांव का हूँ। शिवाली गांव
हमारे गांव कोटवा शिवाली गांव हमारे गांव से बाद में पड़ता था। तो क्या ये आदमी वहां तक अकेले ही जाएगा? हमें हैरानी हुई, पर यह समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। हम एक साथी के मिल जाने से काफी ज्यादा आश्वस्त हुए। एक उम्रदराज आदमी के साथ होने से डर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। अब हम बेफिक्र होकर चल रहे थे। हम दोनों 25-26 साल के थे और वो वृद्ध आदमी हमसे दुगनी उम्र का था। हम लोग बातें करते करते चल रहे थे तो उसने हमें भूतों की बातें बताई। भूत ऐसे नहीं दिखते जैसा आदमी सोचता है। भूत अलग अलग रूप में दिखता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूत नहीं है, पर भूत उसके साथ ही होता है, वगैरह वगैरह। उसकी अजीब बातें दिलचस्प भी थी और डराने वाली भी। खैर, बात करते करते उसने हमारे गांव के 1-2 आदमियों के नाम बताए और कहा कि वो हमारे जानने वाले हैं। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो शिवाली गांव का ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने गांव की सरहद पे पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे और उसने अपना नाम बताया, श्याम सिंह। जब हमारे गांव का रास्ता अलग हुआ तो मैंने कहा, अच्छा श्याम सिंह जी, आप आराम से जाइए, हमारा तो गांव आ गया। तब वो बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो बिना झिझक के आगे वाले रास्ते पर चल पड़ा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने देखा उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसके लिए रात का अंधेरा कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुझे वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाला आदमी लगा। हमने ईश्वर का धन्यवाद करा कि हमें एक ऐसा साथी और मिल गया था। रास्ते के थोड़ी ऊपर एक छोटी दुकान थी जो रात 8-9 बजे तक खुली रहती थी। लोग दीपू चाचा की दुकान पर देर रात तक गपशप किया करते थे। हम दुकान पर पहुंचे तो देखा दीपू चाचा के अलावा वहां 2 आदमी और बैठे थे। रामा रूमी के बाद चाचा बोले, अरे प्रकाश, नीरज, अकेले ही आ रहे हो क्या? हाँ चाचा, हमारे साथ एक आदमी और था बस। कौन था तुम्हारे साथ? दीपू चाचा बोले। तब मैंने कहा, शिवाली गांव का कोई श्याम सिंह था, अभी तो गया उस तरफ। दीपू चाचा ने कहा, रात को इस तरह मत आया करो, टिहरी में रुक जाते। चलो ठीक है, मैं भी दुकान बंद कर रहा हूँ, टाइम हो गया है। और सब उठकर चलने लगे। हम भी अपने घर आ गए। सुबह नहा धोकर मैं दिवाली का सामान लेने जाने लगा तो नीरज को आवाज देकर आने का कहा। हम दोनों दुकान पर पहुंचे तो दुकान पर दीपू चाचा बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को पैदल इस तरह नहीं आना चाहिए। पर चाचा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा, अगर कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हें रात में ये बात नहीं बताई। तुम जिस श्याम सिंह की बात कर रहे थे, जिसके साथ तुम लोग आधा घंटा तक चलते रहे, जानते हो, उसे मरे हुए 4 महीना हो गया है। आए दिन रात को लोगों के साथ इसी तरह चलता है। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई और पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज तो मानो बेहोश सा हो गया। उसका मुंह खुला का खुला था। हे भगवान, तो क्या वो असल में भूत था? हाँ, वो वही था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। उस दिन मैं समझ गया कि डर क्या होता है। वो जो हमने कल रात महसूस किया था, या वो जिसका एहसास हमें अब हो रहा था। उस दिन के बाद कभी भी रात को हम उस रास्ते पर नहीं चले। बाद में कभी अगर दिन में वहां से चलना पड़ता तो शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ जाती। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी घटना कुछ अलग हटके है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। ये घटना आज के समय के अनुरूप सही ना लगे, लेकिन हमारे समय में ऐसी कहानी बहुत प्रचलित थी। अर्थात लगभग आज से 50 साल पहले, जब दूर दराज के गांव विकास से वंचित थे, घने और विशाल जंगल हुआ करते थे, तब ऐसी कहानियों का बहुत महत्व था। ये कहानी पहाड़ से संबंधित है। शायद ही आपने आचरी नाम कहीं सुना होगा। ये नाम पहाड़ी है। आचरी का मतलब वहां पर परियों के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि जिसने भी उन्हें देखा है उनका स्वरूप परियों जैसा बताया है। यद्यपि मेरे इस तरह से
कभी कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, पर लोगों से और अपने पूर्वजों से उनकी घटनाएं मैंने जरूर सुनी। आचरी पहाड़ में भूत प्रेत देवताओं और आत्मा की श्रेणी में आता है। कहीं कहीं कुछ लोग उन्हें देवतुल्य भी मानते हैं और सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं। जिसने भी उनके स्वरूप को देखा है उसके अनुसार आचरिया लंबी, पतली और अक्सर सफेद वस्त्रों में दिखाई पड़ती है और एक स्थिर आकार नहीं रखती और लहराते रूप में दिखती हैं। मान्यता है कि वो रोज सुबह अर्धरात्रि के पश्चात अपने दल बल के साथ पहाड़ की चोटी से गंगा स्नान के लिए उतरती हैं और अधिकतर फूलों के मौसम में और रात्रि में उनको देखा जा सकता है। उसके साथ कई तरह के प्रेत भी चलते हैं और एक ढोल और नगाड़ा भी होता है जो उसके दल के आने का सूचक होता है। माना जाता है कि ढोल और नगाड़ा अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ढोल की धुन का अर्थ लगाया जाता है कि अबाटे के बाट, अर्थात जो रास्ते से अलग है वो रास्ते पर आ जाए ताकि आचरी उसे अपने साथ ले जाए, और नगाड़े की धुन का अर्थ है बाटे के अबाट। इसका मतलब है जो रास्ते में है वो अलग रास्ते पर चले जाए ताकि वो बच सके। जिसको भी आचरी अपने साथ ले जाती है वो फिर कभी नहीं मिलता। नदी के किनारे उसके वस्त्र अवश्य मिल जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक गांव की कुछ महिलाएं जंगल में घास काटने गई थी। उन्हें एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। आवाज बड़ी सुरीली थी, इसीलिए एक महिला उस आवाज के पीछे चल पड़ी और बहुत दूर निकल गई। साथ ही आई महिलाओं ने उसे बहुत खोजा पर उसका कोई पता नहीं चल सका। 4-5 दिन बाद वो वापस आई तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके गले से आवाज भर्रा कर आ रही थी। कहते हैं उसकी आवाज आचरी ने ले ली थी। यहाँ पर ये मानते हैं कि जहाँ उजाला होता है आचरी वहीं पहुँचती है। अंधेरे में या फिर अंधेरे घर में वो नहीं जाती। इसी संदर्भ में बहुत सी घटनाएं हैं जो कि हमारे गांव में सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक अभी मैं आपको बताता हूँ। रात का समय गुलाब सिंह खाना खाकर अभी निपटा था। समय का कुछ अनुमान लगाना कठिन था। उसकी पत्नी और बच्चे सो गए थे। नींद न आने की वजह से गुलाब ने किवाड़ भेड़ दिए और लैंप जला छोड़ दिया और थोड़ी दूर पर कल्याण सिंह के घर की ओर हुक्का पीने चला गया। खाना खाने के बाद उसे हुक्का पीने की आदत थी। चलो थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, ये सोचकर वो घर से चल पड़ा। उसका घर गांव के सबसे छोर पर था। उसके घर से दूसरे घर की दूरी लगभग 200 मीटर थी। पहाड़ में गांव के घरों में अक्सर काफी दूरियां होती है। वो कल्याण के घर पर आकर बैठा। यहाँ से गुलाब का घर नहीं दिखता था। बीच में खेतों का बड़ा मोड़ आ जाता था। कल्याण हुक्का पी रहा था। हाँ गुलाब बैठ, खाना हो गया? हाँ, गुलाब ने जवाब दिया। वो दोनों खेत खलियान के विषय में बात करने लगे। और भाई, फसल की कटाई कब से शुरू कर रहा है? अभी हफ्ते बाद देखेंगे, गुलाब ने बोला। तभी कल्याण की नज़र एक जगह पर टिक गई। अरे गुलाब, क्या टाइम है अभी? पता नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? गुलाब ने कहा। अरे देख, दूर उस पहाड़ी से उजाला इस तरफ आता दिखाई पड़ रहा है। कल्याण बोला। अरे कोई दूसरे गांव का राह चल रहा होगा। गुलाब ने बात को हल्के में लेकर कहा। अरे नहीं गुलाब, ये उजाला किसी राहगीर का नहीं हो सकता। वो तो एक पगडंडी पर एकदम सीधा चल रहा है, गाड़ी के जैसे। अपनी बात पर जोर देते हुए कल्याण बोला। तब गुलाब ने गौर से देखा। हाँ यार, आदमी तो नहीं लगता। गुलाब ने उसका समर्थन करते हुए कहा। फिर तो वही है। तुझे ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है क्या? कल्याण बोला। सुन ध्यान से। गुलाब कान लगाकर सुनने लगा। अरे आ रही है हल्की सी, पक्का आचरी है, गुलाब ने झट खड़े होते हुए कहा। इस बीच वो रोशनी नजदीक आ गई थी। तभी गुलाब सिंह को अपने घर का ख्याल आया। ओ नहीं, मैं तो किवाड़ भेड़ कर आ गया था। मेरे पत्नी और बच्चे सो रहे होंगे, लैंप भी मैं जला छोड़ आया। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मैं तब तक वहां पहुंच पाऊंगा उस उजाले से पहले? इसी बीच वो रोशनी काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी।
गुलाब ने तेजी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। रोशनी उसके घर के लगभग पास आ गई थी और रास्ता ही वही था। लगभग दौड़ता था वो हांफने लगा। आज तो गए काम से। वो डर के मारे कांपने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। नंगे पैर भागते हुए उसके पैर भी जगह जगह से छिल गए। अब वो अपने घर के चौक के पास आ गया था और रोशनी उससे 20-22 मीटर की दूरी पर ही थी। वो लगभग हवा की तरह घर की सीढ़ियां लांघता जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचा और झट से एक हाथ से लैंप की बत्ती को मसल डाला और उसका हाथ भी झुलस गया इसमें। डर के मारे अभी भी उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी। रोशनी चौक के अंदर आ चुकी थी। गुलाब ने देखा कि वो एक नहीं दो थी। दरवाजे के पास आकर उन दोनों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। गुलाब सिंह का डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। आज तो बच्चे और मैं सब गए, आज बचना मुश्किल है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चलो ना अंदर। उनमें से एक ने कहा, चल छोड़ आज रहने दे। नहीं दीदी चलना, मुझे अंदर जाना है। रहने दे ना। नहीं चल, अब आ ही गए हैं तो चल। पहली वाली की आवाज आई। ये वार्तालाप सुन गुलाब का कलेजा बैठ उठा। डर के आगे हिम्मत दम तोड़ चुकी थी और तब बेहोशी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे महसूस करी तो वह झटके से उठ गया। उसे रात का सारा माजरा समझ आ गया। क्या हो गया था तुम्हें? उसकी पत्नी ने पूछा। उसकी पत्नी जाकर एक पड़ोसी को बुला लाई थी। बच्चे भी गुमसुम बैठे ताक रहे थे उसे। वो जिंदा था और सब कुछ ठीक था। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो कुछ नहीं बोला। उन्हें रात की बात बताना उसने ठीक नहीं समझा, कहीं वो लोग डर न जाएं। कुछ नहीं, 60 चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उठा और मुंह हाथ धोकर धूप दिया जलाने लगा और कुल देवता के साथ आचरी की भी पूजा अर्चना करने लगा। तब जाकर उसका मन शांत हुआ। इसके बाद उसने कभी वो गलती नहीं करी जो उस दिन उससे अचानक हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 250 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।